गुड मॉर्निंग। ये क्लास 12 के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज क्या है? ट्यूसडे। आज है ट्यूसडे मॉर्निंग। कल के दिन में दो बड़ी चीजें हुई। पहला हमारा जीडीपी नए मार्क को टच कर गया है। ठीक है, बहुत खुशी होगी आप लोगों को जान के कि हम दुगनी रफ्तार से विकास हो रहा है। ठीक है, मोदी जी ने 8 लाख घंटे काम किए, उसका असर दिख रहा है अपने को, बराबर दिख रहा है, सबको दिख रहा है। अरे कितने लोगों की जॉब जा चुकी है, कितनों की जानी है नहीं पता। मतलब मैं आज तक हूँ, कल रहूँगा नहीं रहूँगा, इसमें भी अब कोई गारंटी नहीं है। मार्केट में पैसा नहीं है, मार्केट में पैसा नहीं है तो क्या करेंगे लोग? पहला काम तो खाना पीना होता है ना भाई। एजुकेशन तो फिर भी चलो वेट कर सकता है, जो भी है। और एक और चीज क्या हो गई? प्रणब मुखर्जी जी है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर थे कांग्रेस के, वन ऑफ द डिजर्विंग कैंडिडेट थे। उस समय जब सोनिया गांधी सेकंड टेरिंग था, जब यूपीए गवर्नमेंट का, तो बात चल रही थी कि इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, ऐसा बात चलती थी। लेकिन सिंस वो थोड़ा एंटी कांग्रेस थे, इसलिए उनको फिर नहीं मिला। पॉलिटिक्स होती रहती है, कोई नहीं, जो भी। तो पता नहीं 2020 क्या क्या और दिखाने वाला है, देखते हैं। -23.9 तो देख ही रहे, आगे देखते हैं। आज क्या करना है अपने को? इससे पहले वाले लेक्चर में क्या कराया था ना, जब तक हूँ तब तक पढ़ा लेता हूँ, पता नहीं तब तक नौकरी मिलेगी, जब तक हूँ तब तक पढ़ा लेता हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर में क्या सिखाया था? इससे पहले लेक्चर में बताया था तुमको कि दो प्रॉब्लम कराए थे, अच्छे प्रॉब्लम, कैविटी वाले प्रॉब्लम कराए थे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में। दो अच्छे प्रॉब्लम थे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में। कैविटी वाला प्रॉब्लम कराया था, एक वेरिएबल चार्ज डेंसिटी का कराया था, और एक कराया था पीच कैलकुलेट करना है अलग अलग पॉइंट पर। तो एक अनइवन सा, मतलब एक अनसिमेट्रिक कैविटी मैंने कट किया था, और उस कैविटी मतलब जो बचा हुआ डायग्राम है, जो बचा हुआ चार्ज अरेंजमेंट था, उसके कारण बाहर के पॉइंट पर, अंदर के पॉइंट पर, दोनों के अंदर के पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करना। दो अच्छे क्वेश्चन थे, और ये जो दोनों क्वेश्चन है वो आगे जाके ग्रेविटेशन में भी मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो एकदम ध्यान से देख लेना है वो जो क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में कराया था। आज क्या करना है भाई साहब? आज नया स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखो, अब जो पढ़ाऊंगा ना वो इंपॉर्टेंट है। अब जो पढ़ाऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर तुमको पता हो ना, तो जो भी चैप्टर के एंड वाले टॉपिक्स होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब जो हमारे एग्जाम जो कंडक्ट कराते हैं एनटीए, उनको ऐसा लगता है कि एनटीए तो अभी करा ली, पहले कोई और कराते थे, तो उनको ऐसा लगता है कि पहले के जो टॉपिक है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं। जो एंड वाले किसी भी चैप्टर में अगर तुम देखोगे ना, तो जो लास्ट में पढ़ाया जाता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे तुम हीट का थर्मोडायनेमिक्स ले लो, थर्मोडायनेमिक्स में जो हीट इंजन और ये सब जो लास्ट में पढ़ाते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काइनेमेटिक्स देख लो, काइनेमेटिक्स में लास्ट में ग्राफ पढ़ाया था, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं। और तुम एनएलएम देख लो, एनएलएम में लास्ट में फ्रिक्शन बताते हैं, फ्रिक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो किसी भी टॉपिक का जो लास्ट का सेक्शन है उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो लेगेसी को मेंटेन करते हुए अभी जो लास्ट का टॉपिक है, देखो 2 से 3 घंटे का लेक्चर और बचा हुआ है स्टार्टिंग का, फिर ये खत्म हो जाएगा तो करंट स्टार्ट करेंगे, झटके लगाएंगे करंट। अब लास्ट का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़ा स्लो होना पड़े तो स्लो हो जाऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, सीखना है अपने को। तो आज बात करेंगे कैविटी टाइप प्रॉब्लम, कैविटी टाइप प्रॉब्लम इन कंडक्टिंग स्फीयर। इससे पहले वाले लेक्चर में नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था, आज क्या है? आज है हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर, कैविटी टाइप प्रॉब्लम इन कंडक्टिंग स्फीयर। देखते हैं क्या है प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम है, कंसेप्ट है, जो भी है तुमको याद करना है। जैसे मैंने मान लो ऐसा कुछ आपसे पहले भी कहीं पूछा था, ये क्या है? फिर से वो गुलाब जामुन है जिसके वो जो येलो वाला पोर्शन था उसको बाहर निकाल के रख दिया है और इतना बचा हुआ है। ठीक है, मान लो इसका जो कैविटी है, कैविटी का रेडियस इज r1, और ये जो पूरा स्फीयर था, स्फीयर का रेडियस इज r2। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा था हमने इससे पहले, जब भी हमने ऐसा कुछ पढ़ा है, मान लो ये जो अरेंजमेंट है,
उसको अगर मैंने Q अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई किया, ये जो अरेंजमेंट है Q1 ले लेते हैं, मैंने ये जो अरेंजमेंट था उसमें क्या किया था, Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई किया। अब जो भी आप चार्ज सप्लाई करते हो, अगर ये कंडक्टर है तो वो कंडक्टर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है क्या? अब अगर ये कंडक्टर के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब ये जो Q1 चार्ज था वो इवेंटली इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कभी भी सरफेस के अंदर जाता है क्या? नहीं। अगर कंडक्टर है तो चार्ज कभी भी सरफेस के अंदर नहीं जा सकता। इसका मतलब जो भी Q1 चार्ज मैंने सप्लाई किया था वो क्या होता है, उसके सरफेस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर स्फेरिकल स्ट्रक्चर है तो। मैंने बोला ना सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। अब सिग्मा अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन r के, इस केस में हर केस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो हर पॉइंट का सिग्मा का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब मान लो अगर मुझसे बोला जाए 3 पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, इसकी दूरी है मान लो आर ए, ये दूरी है आर बी और ये दूरी है आर सी। आर ए, आर बी, आर सी, तीन दूरी है। सेंटर से ए की दूरी आर ए, सेंटर से बी की दूरी आर बी, सेंटर से सी की दूरी आर सी। मान लो ये अरेंजमेंट में किसी ने आपसे पूछा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, B, C। अगर आपसे किसी ने पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ भाई साहब A, B, C पर, तो सबसे आसान किस पे लिखना है, C पॉइंट पर। क्यों? C पॉइंट एक आउटसाइड पॉइंट है क्या? C पॉइंट अगर एक आउटसाइड पॉइंट है तो आउटसाइड पॉइंट के लिए ये क्या करता है, पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करता है। जो पॉइंट चार्ज मैंने इसके सेंटर पे रख दिया होगा, तो C पॉइंट पर अगर मुझे फील्ड कैलकुलेट करना है तो वो लिख देंगे K Q1 अपॉन RC का स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं क्या, K Q1 अपॉन RC का स्क्वायर C पॉइंट पर फील्ड हो जाएगा। अच्छा, अब अगर B पॉइंट और A पॉइंट पर मैं बात करूं तो हमने क्या पढ़ा था कि कंडक्टर के अंदर जो नेट फील्ड होता है वो जीरो होता है क्या? तो यहां पर क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट B इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट A इक्वल्स टू 0। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो हमने क्या पढ़ा है, जीरो पढ़ा है। आप चाहो तो गॉसेस थ्योरम से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आप एक ऐसा गॉसियन सरफेस बनाओगे, हम पहले ये बोलेंगे कि बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ दिस डायग्राम, अगर फील्ड होता, मान लो मुझे बी पर फील्ड जानना था तो बी पे इस तरह से गॉसियन बनाते, अगर फील्ड होता तो रेडियली आउटवर्ड दिखाते। फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड है, ये मैंने प्रूव करके बताया है। तो E into 4 pi r square का फ्लक्स हो जाता। अब E into 4 pi r square equals to Q enclosed upon epsilon naught। Q enclosed का वैल्यू क्या है, 0। अगर Q enclosed का वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात मैंने इससे पहले वाले लेक्चर्स में सिखाया था जब कंडक्टर की प्रॉपर्टी बताई गई थी आपको। अच्छा, अब कहानी में ना ये कहानी तो सर हमने पहले ही सुना है सर, आप पुरानी कहानियां क्यों बता रहे हो, कुछ नया बताओ सर, ये तो पुरानी चीज है, ये तो पुरानी चीज है, आपने पहले भी बताया था, पहले भी हमने नहीं पढ़ा था। आप दो बार बता दोगे तो हम थोड़ी पढ़ लेंगे। एक बार आपने बताया नहीं पढ़ा तो दो बार बताने की नहीं पड़ेंगे ना हम तो। कहानी में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है कहानी में, इस बार ना जो कैविटी है ना, कैविटी के अंदर भी एक चार्ज ला के रखो। ये जो कैविटी है इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, एक Q2 का चार्ज ला के रख दिया। बात समझ में आ रहा है? इस बार कहानी क्या है, कैविटी के बाहर Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था और जो कैविटी है स्फेरिकल कैविटी, उसके सेंटर पर मैंने Q2 चार्ज को लाके रख दिया है। बिल्कुल सर जी। अब फिर से आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ये केस 1 था जब सिर्फ सरफेस चार्ज प्रेजेंट है, जब सिर्फ सरफेस चार्ज प्रेजेंट था तो केस 1 था। केस 2 क्या है, केस 2 जो आज हम सीखने वाले हैं वो है सरफेस चार्ज प्लस चार्ज इनसाइड कैविटी। इसके बारे में आज क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। अब अपने को फिर से ये पूछा गया है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी, ठीक है। मैं इसको रब कर दे रहा हूं। मान लीजिए केस 2 है, केस 2 क्या है मेरे पास, सरफेस चार्ज
प्लस चार्ज इनसाइड कैविटी, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर से मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई साहब ए बी और सी पर वापस से फील्ड का वैल्यू बताइए। अच्छा, इस बार ये बताओ ए पॉइंट पर फील्ड जीरो होगा क्या? डायग्राम देख के सोचो, ए पॉइंट पर अगर आप सोचोगे तो फील्ड जीरो है क्या? सर पता नहीं चल रहा है सर। अच्छा, बी पॉइंट पर जीरो होगा नहीं होगा? देखो ए पॉइंट का चलो अगर मैं नहीं बताता हूं कि ए पॉइंट पर फील्ड जीरो है या नहीं अभी, लेकिन बी पॉइंट पर तो डेफिनेटली फील्ड जीरो होगा। अब क्या करना है, एक नोट पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन कुछ भी हो जाए, चार्ज अरेंजमेंट कुछ भी हो जाए, नोट आप हमेशा क्या याद रखोगे, wherever conducting material is present, electric field at that point is zero। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जहां पर भी कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट, कंडक्टिंग मटेरियल जैसे देखो अगर आप यहां पे देखोगे ना तो ये वाले रीजन में यहां से यहां तक कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है। तो जहां पर भी कोई भी चार्ज अरेंजमेंट हो, कैविटी हो, बिना कैविटी हो, सरफेस हो, कुछ भी हो, जहां पर भी कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है वहां पर तो आपको याद रखना है कि वहां पर क्या होगा, फील्ड जीरो होना ही होना है। अच्छा, अब अगर मैं अब जो बोलना एकदम ध्यान से देखना है, अगर कंडक्टिंग मटेरियल जहां पे प्रेजेंट है वहां पर फील्ड जीरो होना है, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस नोट, इस नोट के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी का मैग्नीट्यूड जीरो होना चाहिए क्या? हां सर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी का मैग्नीट्यूड जीरो है, मैं क्या कर रहा हूं ना, बी से गॉसियन सरफेस ऐसे बना रहा हूं, बी को इनक्लोज करता हुआ मैंने क्या कर दिया, इस तरह से गॉसियन सरफेस बनाया है। अब ये गॉसियन क्यों बना रहे हो सर, देखते हैं क्या होगा। मुझे पता है कि पॉइंट बी पर जो फील्ड है वो क्या है, जीरो है, और मैं गॉसियन थ्योरम से क्या जानता हूं, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा ही कुछ होता है क्या? अच्छा, इसमें अगर मैं इस गॉसियन सरफेस के लिए E डॉट ds लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जैसा यहां पर होता वैसा यहां पर है, वैसे यहां पर, वैसे यहां पर, सिमेट्री से अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता, मुझे पता है कि नहीं है, अभी मुझे पता है कि नहीं है, लेकिन अगर होता तो हर जगह पर वैल्यू सेम होता क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बाहर निकाल के इसको सिंपल ऐसा लिख सकते हैं ना, 4 पाई rb का स्क्वायर, यहां से यहां मैंने रेडियस rb बताया था, तो 4 पाई rb का स्क्वायर। अच्छा, ये मेरे पास आ जाएगा q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है पॉइंट बी पर? सर ये जीरो है, अगर ये जीरो, इसका मतलब ऐसा कुछ जीरो आ जाएगा क्या, q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब अगर q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, वो जीरो आ नहीं सकता, इसका मतलब q इनक्लोज जीरो होना चाहिए क्या? अगर मैं ऐसा देख रहा हूं, थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन समझना है अपने को, गॉसियन थ्योरम से क्या बोल रहे हैं, मुझे पता है, नोट मैंने क्या बता दिया आपको कि जहां पर भी कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। इसका मतलब बी पर कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट था तो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रखा हमने, जीरो रख दिया। अच्छा, अब इसको गॉसियन थ्योरम से क्या कर रहे हैं, एनालाइज करके देखते हैं। गॉसियन थ्योरम के हिसाब से E * 4 पाई rb स्क्वायर q/ε के बराबर होगा। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो है पॉइंट बी पर, तो ये पूरा टर्म q/ε ये जीरो हो जाएगा। अब 1/ε तो कांस्टेंट है, वो जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब qn को ही जीरो होना पड़ेगा क्या? तो qn का वैल्यू कितना हो गया, जीरो हो गया। अब वो जो गॉसियन सरफेस है ब्लू वाला, उसके अंदर देखो नेट चार्ज q इनक्लोज का वैल्यू जीरो होना चाहिए, जीरो दिख रहा है क्या? ये मेरा गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर नेट चार्ज कितना दिख रहा है? यहां पर तुम्हें कोई चार्ज दिख रहा है क्या, ये जहां पे कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है, यहां पर तो कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक चार्ज दिख रहा है q2 जो क्या रखा हुआ है उसके सरफेस पे रखा हुआ है। सिर्फ एक चार्ज अपने को दिख रहा है q2, सॉरी एक q2 चार्ज दिख रहा है जो कैविटी के सेंटर पे रखा हुआ है, लेकिन वो बोल रहा है कि अगर बी पॉइंट पर नेट फील्ड जीरो चाहिए, इसका मतलब q इनक्लोज का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए।
अब Q इनक्लोज का वैल्यू तभी 0 होगा जब ये Q2 को काउंटर करने वाला कोई माइनस Q2 चार्ज होगा, तभी तो अंदर का नेट फील्ड, तभी तो अंदर का नेट चार्ज 0 होगा ना। मैंने गॉसियन सरफेस यूज किया, गॉसियन थ्योरम यूज करके ये देखा कि अगर B पॉइंट पर फील्ड 0 है, ये तो तुमको याद ही रखना है कि कभी भी कहीं पर कंडक्टिंग मटेरियल मिल जाए अगर, मतलब उस पॉइंट पर फील्ड का वैल्यू 0 रखना है, ये अपने को याद रखना है। अब मुझे जब पता है कि फील्ड 0 है, उसको जब मैंने गॉसियन थ्योरम से एनालाइज करना स्टार्ट किया तो मैंने ये देखा कि Q इनक्लोज का वैल्यू 0 आना चाहिए। अब Q इनक्लोज का वैल्यू 0 लाने के लिए मुझे Q2 तो दिख रहा है, अब Q इनक्लोज का वैल्यू लाने के लिए मुझे Q2 को काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा। Q2 को काउंटर बैलेंस करने के लिए नेगेटिव चार्ज माइनस Q2 का होना चाहिए ना, प्लस Q2 माइनस Q2 करके 0 हो सकता है। अब माइनस Q2 चार्ज इंड्यूस होना पड़ेगा, माइनस Q2 चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर इंड्यूस होना पड़ेगा। ऐसा अगर नहीं हुआ तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहां पर Q इनक्लोज का वैल्यू 0 नहीं आएगा। Q इनक्लोज 0 नहीं आएगा तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा क्या? अब गॉसियन थ्योरम बहुत ही फंडामेंटल स्टेटमेंट है, वो गलत नहीं है भाई साहब। इसका मतलब यहाँ पर क्या होंगे, चार्जेस इंड्यूस होंगे। अब चार्जेस कैसे इंड्यूस होंगे वो ध्यान से देखो। हम क्या जानते हैं, कभी भी यहाँ पर जो कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है वहां पे कोई चार्ज आता है क्या? नहीं सर, कंडक्टर में जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो तो मूव करके सरफेस पे आ जाता है। तो यहाँ पे जो भी नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होना है वो क्या होगा, इसके इनर सरफेस में इस तरह से इंड्यूस हो जाएगा। अब ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर माइनस Q2 चार्ज जो है वो इंड्यूस हो रहा है। क्यों इंड्यूस हो रहा है? तो गॉसियन थ्योरम के अकॉर्डिंग इस गॉसियन सरफेस, ब्लू गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना होना चाहिए था? 0। मुझे कैविटी पर Q2 रखा हुआ चार्ज तो दिख रहा है, लेकिन मुझे नेट चार्ज 0 लाने के लिए माइनस Q2 चार्ज चाहिए था। अब माइनस Q2 चार्ज हवा में तो इंड्यूस हो नहीं सकता, तो कहां पर होगा? हवा में इंड्यूस नहीं हो सकता, जहां पर कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है वहां पर नहीं हो सकता। इसीलिए ये माइनस Q2 चार्ज क्या होता है, ये जो कैविटी का सरफेस है, ये जो कैविटी का सरफेस है उस पे इंड्यूस हो जाता है। क्या आप ऐसा बोलो, वो जो कंडक्टर है, कंडक्टर के इनर सरफेस पे माइनस Q2 चार्ज इंड्यूस हो गया। समय को नहीं समझ में आया? अच्छा, अगर यहाँ पर मान लो कैविटी के अंदर माइनस Q2 चार्ज तुमने रखा होता ना, तो यहाँ पे प्लस Q2 चार्ज इंड्यूस हुआ होता। बात समझ में आ रहा है क्या? तो आपको बस याद क्या रखना है, याद रखना है कि फॉर नेट फील्ड to be zero anywhere for net field to be 0 anywhere where conducting material is present, where conducting material is present, a charge will be induced, in the inner surface of conductor। ठीक है, गॉसियन थ्योरम के अकॉर्डिंग एक इनर सरफेस पर एक चार्ज इंड्यूस होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज तुमने कैविटी पे रखा तो माइनस Q2 चार्ज होगा, अगर नेगेटिव चार्ज कैविटी पे रखा तो प्लस Q2 चार्ज इंड्यूस होगा। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, एक और चीज अपने को जानना है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज क्रिएट कर सकते हैं क्या? अगर तुमको चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी याद हो तो हमने पढ़ा था कि चार्ज को ना ही बनाया जा सकता है, चार्ज को ना ही मिटाया जा सकता है, चार्ज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? नहीं, चार्ज को बस ट्रांसफर किया जा सकता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। जब ये Q2 चार्ज तुमने सेंटर पर रखा, ये जो कंडक्टर है इसका नेट चार्ज कितना है? इसका नेट चार्ज स्टार्टिंग में जब मैंने Q2 चार्ज कैविटी के अंदर रखा, इंड्यूस चार्ज तो Q2 के कारण यहाँ पे एक माइनस Q2 चार्ज इंड्यूस हुआ है, हाँ या ना? अब ये जो कंडक्टर है, जो बाहर का कंडक्टर है, उसका नेट चार्ज तो हमेशा कंजर्व रहना चाहिए। नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रहने का मतलब है ये जो Q2 चार्ज है, सॉरी ये जो मेरे पास आउटसाइड सरफेस है, या ये मेरे पास जो सरफेस है, कंडक्टर है,
उसका नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रखना है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नेट चार्ज ना डिस्टर्ब हो गया, कैसे? बिकॉज ऑफ दिस माइनस Q2 चार्ज जो सरफेस के अंदर इंड्यूस हुआ, उसके कारण नेट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो जो नेट चार्ज है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हम क्या बोलते हैं? as we know from conservation of charge net charge of an isolated system is always conserved। अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका जो नेट चार्ज होगा वो ऑलवेज कंजर्व है। ऑलवेज कंजर्व का मतलब है कि अगर यहाँ पर Q1 चार्ज मुझे स्टार्टिंग में दिख रहा है तो कितना भी चार्ज इंड्यूस हो जाए, कितना भी चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसका नेट चार्ज हमेशा Q1 ही दिखना चाहिए। अब वो कैसे दिखेगा? तो अगर यहाँ पर माइनस Q2 चार्ज इंड्यूस हुआ है ना, तो इसके सरफेस में क्या होगा? इसके सरफेस में प्लस Q2 चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर मुझे लिखना है Q net on conducting sphere, अगर मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? आउटसाइड चार्ज प्लस इनसाइड चार्ज। अगर मुझे पता है कि चार्ज हमेशा कंजर्व करके रखना है, चार्ज को हमेशा कांस्टेंट रखना है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, तो यहाँ पर Qnet किसका चार्ज मैंने लिखा? जो कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके अंदर में कैविटी काटी गई थी, उसका जो नेट चार्ज है उसे हमेशा क्या रखना पड़ेगा? कंजर्व रखना पड़ेगा। ध्यान से देखो, Qnet का वैल्यू कितना हो जाएगा? Qnet का वैल्यू अपने को क्या रखना है? Q1 रखना है। जो कंडक्टिंग स्फीयर था उसका नेट चार्ज क्या था? Q1। अब अगर ये Q1 होना है, आउटसाइड चार्ज कितना लिख दे रहे हैं? आउटसाइड चार्ज में बोलो Q1 प्लस Q2 है और इनसाइड में कितना जनरेट हो गया? माइनस Q2। Q1 equals to Q2, Q1 equals to Q1, LHS equals to RHS आ रहा है, मतलब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किया वो सही हो रहा है क्या? सर मेरे को ना कुछ भी नहीं समझ में आया सर, कुछ भी नहीं समझ में आया। एकदम स्टार्टिंग से देखो, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हमने क्या बोला कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके अंदर एक कैविटी काटी गई है। एक कंडक्टिंग स्फीयर की उसके अंदर एक कैविटी काटी गई है और स्टार्टिंग में ना कैविटी के अंदर कुछ भी नहीं, स्टार्टिंग में कैविटी एकदम खाली है, एकदम खाली कैविटी है। और हमने क्या किया? जो कंडक्टिंग सरफेस था उसमें Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई किया। अब सिंस ये स्फीयर था, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज, तो चार्ज जो होगा वो सरफेस पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या करते हैं? थोड़ा तूफानी बनने की कोशिश कर रहे हैं। तूफानी बनने के लिए हमने क्या किया? जो कैविटी है उसके अंदर में एक चार्ज लाके रख दिया। कितना रख दिया चार्ज? तो प्लस Q2 का चार्ज कैविटी के अंदर लाके रख दिया। अब एक नोट पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि जहां पर भी कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है, वहां का चार्ज हमेशा, वहां पर नेट फील्ड जो है वो हमेशा 0 होता है। इसका मतलब अगर यहाँ पर कोई चार्ज हो Q2 या ना हो, कैविटी के अंदर कोई चार्ज हो, सरफेस पे कोई चार्ज हो ना हो, कोई भी कंडीशन अगर तुम रखोगे तो जहां पर भी कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है वहां का नेट फील्ड हमेशा 0 रखना है। अगर इस डायग्राम के हिसाब से और अभी जो नोट बताया उसके हिसाब से B पर नेट फील्ड 0 होना है। B पर नेट फील्ड 0 होने का मतलब है कि अगर मैं B को रेडियस मानते हुए गॉसियन सरफेस इंक्लोज करूं तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज होना चाहिए वो भी 0 होना चाहिए। क्या? तो B के अंदर अगर नेट चार्ज का वैल्यू 0 होना चाहिए, इसका मतलब इस Q2 वाले चार्ज को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक माइनस Q2 का चार्ज जनरेट होना चाहिए। अब वो जो माइनस Q2 का चार्ज इंड्यूस होगा, वो हवा में तो हो नहीं सकता, उसको एक सरफेस चाहिए। अब वो हवा में नहीं हो सकता और वो कंडक्टर के अंदर कहीं नहीं हो सकता, तो वो कहां पर इंड्यूस होता है? कंडक्टर के इनर सरफेस में, या जो कैविटी का सरफेस था उसमें इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर आपने इसमें माइनस Q2 चार्ज इंड्यूस किया, इसमें माइनस Q2 चार्ज इंड्यूस होने से इसके नेट चार्ज को, जो कंडक्टर है, कंडक्टर के नेट चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों नहीं पड़ना चाहिए? क्योंकि
क्योंकि चार्ज को ना ही बना सकते हैं, चार्ज को ना ही मिटा सकते हैं, चार्ज को बस कंजर्व कर सकते हैं। तो इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर जो -q2 चार्ज मैंने ग्रीन से इंड्यूस किया है, उसके कारण से इसके आउटर सरफेस में आपको एक +q2 चार्ज दिखाना पड़ेगा। उससे क्या हो जाएगा सर, उससे अगर आप देखोगे तो इस कंडक्टिंग स्फीयर का नेट चार्ज हमेशा q1 ही रहेगा। बात समझ में आया है क्या? हाँ या ना? अब अगर मुझसे कोई इसमें बोले, कि मुझे फील्ड बताना है, अब एक एक करके अपन क्या करते हैं, फील्ड कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा मुश्किल कंसेप्ट है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट क्या बोल रहे हैं कि Q2 में कैविटी के अंदर अगर चार्ज रखा हुआ है तो उसके कारण इनर सरफेस में चार्ज इंड्यूस हो जाए सच दैट बी पॉइंट पर फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? अब अगर इनर सरफेस में आपने चार्ज इंड्यूस कराया है तो उसके कारण जो कंडक्टर का आउटर सरफेस है उसमें उतना ही ऑपोजिट नेचर का चार्ज आपको इंड्यूस कराना पड़ेगा। क्यों कराना पड़ेगा? क्योंकि कंडक्टर का नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रखना है। अगर ये Q1 का वैल्यू 0 होता ना, मान लो अगर मैंने क्वेश्चन में ऐसा बोला होता कि स्टार्टिंग में मैंने कोई चार्ज रखा ही नहीं, मैंने ऐसा बोला होता, पता नहीं समझ में आ भी रहा है कि नहीं, ये Q1 का वैल्यू अगर स्टार्टिंग में 0 रखते, सिर्फ Q1 0 रखते, Q2 यहाँ पे अगर रख दिया हो, Q1 0 है, Q2 मैंने रख दिया, तो ये Q2 के कारण यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर -q2 चार्ज अरेंज होता और इस -q2 के कारण इसके सरफेस पे +q2 आ जाता। अब तुम कंडक्टर का नेट चार्ज देखो, +q2 बाहर में, सॉरी +q2 बाहर में, -q2 अंदर में, इसका नेट चार्ज 0 है ना, और नेट चार्ज 0 आना भी चाहिए था, क्योंकि स्टार्टिंग में उसमें कोई नेट चार्ज नहीं था। क्लियर है क्या? एक तो क्वेश्चन कराएंगे ना तो तुमको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया क्या? अपने को क्या करना है, कंसेप्ट लगा के पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। एक बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना आ जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना भी आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? या नहीं भी समझ में आया तो याद क्या रखना, अगर तुमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा Q2, इसका मतलब इसके इनर सरफेस में -q2 चार्ज अरेंज हो जाएगा। अब अगर इसमें -q2 है तो इसके सरफेस में क्या हो जाएगा, +q2 का चार्ज अरेंज हो जाएगा। अब इसमें जो क्वेश्चन है ना वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। कंसेप्ट है, क्वेश्चन है, जो समझ में आ रहा है वो समझना, लेकिन याद रख लेना इस चीज को, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। अब हमसे पूछा गया था कि इस अरेंजमेंट में, ये जो अरेंजमेंट आपने बनाया है ना, इस अरेंजमेंट के कारण पॉइंट ए, बी और सी, इस अरेंजमेंट के कारण पॉइंट ए, बी और सी पर नेट फील्ड कैलकुलेट करो। पॉइंट ए, बी और सी पर नेट फील्ड कैलकुलेट करना है। अच्छा, हमने पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या बोलते थे, क्वेश्चन क्या पूछा था हमसे, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, B, C। ये क्वेश्चन पूछा गया हमसे, ठीक है। हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट पर अगर फील्ड आपको कैलकुलेट करना है तो जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है सबके कारण फील्ड कैलकुलेट करो, सबको वेक्टरली ऐड कर दो, वो तुम्हारा आंसर होगा। यही पढ़ा है क्या? देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मान लो पॉइंट सी से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, पॉइंट सी से। अब एकदम ध्यान से देखना, देखो एक एक करके। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी अगर मुझे कैलकुलेट करना है, मैं वेक्टर में लिख रहा हूं क्योंकि वेक्टर कैलकुलेशन करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस आउटसाइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये लिख सकते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ आउटसाइड चार्ज, वो जो सरफेस में चार्ज है उसके कारण लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। फिर क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ इनसाइड चार्ज, वो जो इनसाइड सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसके कारण लिख सकते हैं, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ Q2 चार्ज। ये Q2 चार्ज कौन सा है? कैविटी चार्ज, जो कैविटी के अंदर में चार्ज था उसके कारण मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ Q2 चार्ज। अब सबको वेक्टरली ऐड कर देंगे तो सी पॉइंट पर नेट फील्ड मिल जाएगा क्या? देख लेते हैं। सी पॉइंट पर मुझे फील्ड कैलकुलेट करना है इस आउटसाइड वाले चार्ज सरफेस के कारण। अब आउटसाइड में अगर तुम देखोगे तो कितना चार्ज है? Q1 + Q2 का नेट चार्ज है। अब आउटसाइड सरफेस के लिए
कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर आउटसाइड सरफेस के लिए एक पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करता है क्या? पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा, जिसमें ये बोला जाता है कि पॉइंट चार्ज कंडक्टर के सेंटर पे रखा हुआ है, ऐसा बोलते हैं ना, पढ़ा है हमने ऐसा। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड चार्ज के कारण निकालूं, आउटसाइड में चार्ज कितना है? Q1 प्लस Q2 का चार्ज है, तो यहाँ पे लिखेंगे K Q1 प्लस Q2 R C का स्क्वायर लिखेंगे क्या? यहां से यहाँ ये C पॉइंट हो गया, तो इसके सेंटर पे जब आप रखोगे तो ये RC स्क्वायर इस तरह से लिख देंगे। बिल्कुल सर। अच्छा, फिर ये जो इनर शेल है ना, अच्छा ये ब्लू वाला मैं हटा दे रहा हूं, उसका मतलब नहीं है अपने को, ये जो गॉसियन सरफेस मैंने बनाया था उसका काम हो गया है, तो मैं डायग्राम पूरा खाली कर दे रहा हूं। अब अगर मैं बोलूं ये जो इनर चार्ज है, इनर वाले सरफेस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? -Q2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। -Q2 के कारण C पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करना है। ये जो -Q2 वाला चार्ज है, इसके कारण भी ये आउटसाइड पॉइंट है क्या? आउटसाइड पॉइंट के लिए कंडक्टिंग स्फीयर जो है वो एक पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर सकते हैं जो इसके सेंटर पे रखा हुआ है। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो उसके कारण फील्ड इस तरफ होगा। फिर अगर मैंने उस साइड वाले फील्ड को पॉजिटिव माना है, तो इस डायरेक्शन में जो फील्ड होगा नेगेटिव के डायरेक्शन में, उसको नेगेटिव लेंगे क्या? तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, -K Q2 अपॉन RC स्क्वायर। समय को नहीं समझ में आया? पहले वाले में प्लस क्यों लिखा? पहले वाले में Q1 प्लस Q2 का चार्ज है इस डायरेक्शन में, दूसरे वाले में क्यों लिख रहे हैं? दूसरे वाले में क्या लिख दिया अपन ने? हाँ, दूसरे वाले में पॉइंट Q2 के कारण अगर मुझे पॉइंट C पे कैलकुलेट करना होता तो Q2 क्या है? आउटसाइड पॉइंट है, तो लिख दिया अपन ने। फिर ये Q2 एक पॉइंट चार्ज है जो उसके कैविटी में रखा हुआ है। पॉइंट चार्ज के कारण C सेपरेशन पर अगर अपने को फील्ड कैलकुलेट करना होता है तो अपन क्या लिखेंगे? प्लस में KQ अपॉन RC स्क्वायर प्लस में KQ अपॉन RC स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे क्या? अब जितने भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उन सब के कारण मैंने फील्ड कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पर Q2 था, -Q2 इंड्यूस हुआ, प्लस Q2 यहाँ पे चला गया। सबसे पहले इसके कारण लिखा, फिर इसके कारण लिखा, फिर Q2 के कारण लिखा, सबके कारण लिख दिया। अब सबको ऐड करो। जब आप सबको ऐड करोगे तो प्लस Q2 माइनस Q2 वाला टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। प्लस Q2 माइनस Q2 वाला टर्म अगर कैंसिल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C जो है वो K Q1 प्लस Q2 अपॉन RC का स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा क्या? हाँ या ना? सब मेरे को ना नहीं समझ में आया, इतना पहले नोट करो, स्क्रीन पॉज करता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं। आगे देखते हैं, ठीक है? तो इसमें याद क्या क्या रखना है, कुछ बातें याद कर लो, फिर क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहला बात तो ये याद कर लोगे कि इस कैविटी वाले चार्ज के कारण इनर सरफेस में चार्ज आएगा, इनर सरफेस के चार्ज के कारण आउटसाइड सरफेस में भी कुछ चार्ज दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्लस Q2 था तो इनर सरफेस में -Q2 जनरेट हुआ, इस -Q2 के कारण यहाँ पे प्लस Q2 आ गया। अब जिस भी पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करने को बोला जाए वहां पर क्या कर दो, जितने भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सबके कारण फील्ड कैलकुलेट कर लो, वेक्टरली ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे C पॉइंट पर अगर फील्ड कैलकुलेट करना है तो C पॉइंट पर सबसे पहले बाहर वाले चार्ज के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं तो बाहर में Q1 प्लस Q2 चार्ज है। अब एक कंडक्टर के बाहर का कोई पॉइंट है जहां पर फील्ड कैलकुलेट करना है, तो कंडक्टर बाहर के पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करता है जो उसके सेंटर पर रखा है। मतलब Q1 प्लस Q2 के अगर आपको C पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करना होता तो आप क्या लिख देते? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय RC का स्क्वायर लिख देते। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर ये जो -Q2 चार्ज है जो यहाँ पर अरेंज हुआ था उसके कारण अगर पॉइंट C पर फील्ड लिखना होता तो अभी भी क्या है, ये एक कंडक्टर है जिसके सरफेस पे -Q2 चार्ज है और इस -Q2 चार्ज से RC सेपरेशन पे मुझे क्या करना है? फील्ड कैलकुलेट करना है। इनसाइड वाले कंडक्टर के लिए क्या हो जाएगा? आउटसाइड पॉइंट है क्या? अब फिर से अगर आउटसाइड पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करना है तो आउटसाइड पॉइंट पर फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो -KQ2/RC²। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण अगर फील्ड का डायरेक्शन ये था
तो ये जो नेगेटिव चार्ज है उसके कारण फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ आ जाएगा, इसलिए मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव लिख दिया। और ये जो कैविटी में जो चार्ज रखा था प्लस Q2, कैविटी में जो चार्ज रखा था प्लस Q2, उसके कारण अगर फील्ड कैलकुलेट करना होता तो Q2 के, तो Q2 एक पॉइंट चार्ज है, C सेपरेशन पे फील्ड कैलकुलेट करना है तो K Q1 + Q2 अपॉन RC² आ जाएगा। अच्छा, अब इसके आगे देखते हैं। मान लो पॉइंट B पर फील्ड कैलकुलेट करना होता। देखो एक क्वेश्चन ध्यान से समझ जाओ, बाकी तो बहुत ही आसान लगेंगे। एक मिनट बस ये व्हाइट बोर्ड रब हो जाए, फिर मैं आपको सी पॉइंट पर, और नहीं सी पॉइंट पर तो फील्ड कैलकुलेट कर लिया, बी पॉइंट पर और ए पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करके बताता हूं। एकदम ये सब ना याद कर लेना, याद समझो नहीं समझो बाद में सोचना, याद कर लो भाई, क्या करना है याद कर लेते हैं, नहीं समझ में आ रहा सब ऐसे इतना कोई भारी नहीं समझे। अगर पीछे के कांसेप्ट सब क्लियर है तो बहुत ही आसान हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बात करते हैं पॉइंट बी पर। पॉइंट बी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आना चाहिए, जीरो आना है क्या? क्यों जीरो आना है? कोई भी चार्ज अरेंजमेंट हो, कुछ भी हो जाए, जहां पर कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है वहां पर नेट फील्ड जीरो आना चाहिए। अब एक एक करके फाइंड करके देखते हैं। ये बाहर में जो चार्ज है Q1 + Q2, उसके कारण, ये बाहर में जो चार्ज है Q1 + Q2, उसके कारण पॉइंट बी पर कितना फील्ड होगा? पॉइंट बी पर फील्ड जीरो होगा क्या? क्यों जीरो होगा क्या? एक कंडक्टर के अंदर, एक कंडक्टर के अंदर कोई भी फील्ड नहीं होता, मतलब ये जो Q1 + Q2 चार्ज है, इसके कारण अंदर वाले पॉइंट पर कोई भी फील्ड नहीं आएगा। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पॉइंट बी पर फाइंड करना होता, मैं इसके ना नाम दे देता हूं। मान लो ये शेल 1, ये शेल 2 और ये कैविटी चार्ज इतना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी अगर मुझे लिखना होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ शेल 1, electric field because of shell 2 and electric field because of cavity charge, cavity charge को Q2 लिख देते हैं यहाँ पर। शेल 1 के कारण फील्ड कुछ नहीं बनेगा क्योंकि शेल 1 क्या है, इनसाइड वाला पॉइंट है, कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के सरफेस के चार्ज के कारण कंडक्टर के अंदर कोई फील्ड नहीं होता, ये तो बहुत बार पढ़ लिया हमने। अच्छा, शेल 2 के कारण, ये -Q2 के कारण अगर मैं बी पॉइंट देखूं तो -Q2 के आउटसाइड पॉइंट है क्या? अगर -Q2 के लिए आउटसाइड पॉइंट है तो -Q2 के कारण क्या लिखेंगे, -K Q2 अपॉन RB का स्क्वायर लिखेंगे। अब सर माइनस क्यों लिख रहे हो? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जैसे बी पॉइंट यहां पे लेना, और ये Q2 के कारण अगर लिखते, जो कैविटी के अंदर जो चार्ज रखा है उस, ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के कारण अगर आप बी पॉइंट पर लिखेंगे तो क्या लिखोगे, K Q2 अपॉन RB का स्क्वायर लिखेंगे क्या? दोनों को कैंसिल करने पर रिजल्ट आ जाएगा जीरो। सर जीरो तो आना नहीं चाहिए था, आ भी रहा है भाई साहब, जीरो रिजल्ट आ भी रहा है। उसी तरह मान लो मुझे पॉइंट ए पर फील्ड कैलकुलेट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे सरफेस 1 के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस 2 के कारण, और इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 जो चार्ज कैविटी में रखा है उसके कारण। सरफेस 1 के लिए ए पॉइंट है इनसाइड पॉइंट, फील्ड बन गया जीरो। सरफेस 2 के लिए ए पॉइंट है इनसाइड पॉइंट, फील्ड बन गया जीरो। कंडक्टिंग है भाई, कंडक्टिंग के अंदर सरफेस वाले चार्ज के कारण कोई फील्ड नहीं होता। अच्छा, जो भी फील्ड होगा वो एक कैविटी वाले चार्ज के कारण होगा। अब यहां से यहां की दूरी r a बताई थी आपको, ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के कारण अगर आप a पे कैलकुलेट करोगे तो क्या लिख दोगे, K Q2 अपॉन RA का स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखेंगे क्या? हाँ या ना? अब तो बोलोगे सर आपने तो बोला था कि कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होता है, ये गलत सोच है। कंडक्टर के अंदर फील्ड तभी जीरो है जब उसके कैविटी में आपने कोई चार्ज नहीं रखा है। एक बात आप याद रख लो कि जहां पर कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है वहां का फील्ड तो जीरो है, ये आप याद रख लो। जहां पर भी कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है वहां का फील्ड क्या है, जीरो है। तो बी पे कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट था, बी पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पे कहीं पर भी आप फील्ड कैलकुलेट करोगे रिजल्ट जीरो मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये सोचना कि सर क्या कंडक्टर के अंदर का कोई पॉइंट है वहां पे हमेशा फील्ड जीरो होगा, तो गलत स्टेटमेंट है। कंडक्टर के अंदर, जैसे यहाँ पे कैविटी के अंदर अगर कोई चार्ज नहीं होता ना तब यहाँ पर फील्ड जीरो आता, ये हमने देखा भी। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कैविटी के अंदर का जो चार्ज है, कैविटी के अंदर के चार्ज के कारण पॉइंट ए पर एक फील्ड मिलेगा। हाँ, ये जो सरफेसेस पे चार्ज है उसके कारण से कोई फील्ड नहीं आएगा। बात समझ में आया है क्या? हाँ या ना?
कुछ बातें जो इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि अपने को तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, और जहां पर भी कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है वहां पर नेट फील्ड क्या है, जीरो है, ये बात याद रखना पड़ेगा। अब उसको जीरो बनाने के लिए कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। कैविटी में अगर चार्ज रखा हुआ है तो कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। पहला काम क्या करो, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एक बार आपने सही तरीके से अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, अगर एक बार आपने चार्ज को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो जो भी आपसे पूछा जाएगा आप क्या कर सकते हो, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। एक और क्वेश्चन कराऊंगा इसी में, सेम कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, शायद समझ में आ जाए। बस ये व्हाइट बोर्ड एक बार रब हो जाए तो लूंगा व्हाइट बोर्ड। कोरोना के केसेस तो क्या बढ़ रहे हैं भाई, 80,000 लोग बढ़ रहे हैं एक दिन में। अब तो मेरे को लग रहा है ना डॉक्टर, ये जो भगवान भगवान बना दिया ना डॉक्टरों को लोगों ने, उसका ये फायदा उठा रहे हैं। अब बिजनेस हो गया इनके लिए, ठीक है। मैंने सोचा जान जा रही भाई, पैसे कमा ले रहे हैं, कुछ लोग मरे हैं, कुछ लोग डॉक्टर गए अपनी जान से, तो बाकी लोग सोच रहे हैं भाई हम बचे हैं, जान पैसे बना लेते हैं। 80,000 बढ़ रहे हैं एक दिन में, जो भी देखते हैं कब तक टिकता है। खुद को बचा के रखना है भाई साहब। वैसे मैं बहुत ही बेफिक्र करता रहता हूँ, तुम लोग मेरे से मत कुछ सीखना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसको दे दिया चार्ज, कितना चार्ज है, अच्छा वैल्यू दे देते हैं 3q। इसको सरफेस को चार्ज कितना दे दिया 3q, और यहां पे रख दो कैविटी के अंदर चार्ज रख दो -2q, ठीक है। कैविटी के सेंटर पर एक चार्ज रखा है -2q का, और सरफेस पे एक चार्ज दे दिया 3q का, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है, फिर से 3 पॉइंट है, ए बी सी, ए बी सी वही दूरी है, आरे 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 आरबी 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 आरसी आरसी आरसी, आरे आरबी और आरसी 3 पॉइंट है जहां पर आपको क्या करना है, फील्ड कैलकुलेट करना है। फील्ड भी कैलकुलेट करा देते हैं, पोटेंशियल भी कैलकुलेट करा देते हैं। पहले तो क्वेश्चन ये पूछा है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। अब फिर से जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सबसे पहला काम क्या करेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहला काम क्या करेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। फिर से ये क्या है, कंडक्टिंग है। ऐसा मत सोचना कि सर ने खाली खाली बना दिया है, मतलब सर दुनिया खाली खाली है, आपने भी खाली खाली बना दिया। -2q का जो चार्ज है जो सेंटर पर रखा है, इसके कारण से क्या होगा, उसके इनसाइड वाले सरफेस पे चार्जेस इंड्यूस होंगे क्या, इनसाइड वाले सरफेस पे चार्जेस इंड्यूस होंगे। अच्छा, अगर नेगेटिव चार्ज रखा है तो इनसाइड वाले सरफेस पे +2q के पॉजिटिव चार्जेस जनरेट होंगे क्या, +2q। अब सिंस ये स्फेरिकल कैविटी, अगर स्फेरिकल कैविटी नहीं होता ना तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होता, तो वो क्वेश्चन फिर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, उस तरह क्वेश्चन हम नहीं बात करने वाले। ये स्फेरिकल कैविटी है, इसमें 2q का चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर +2q आया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर -2q आ जाएगा क्या, 3q पहले से था, -2q आ गया, मतलब अब इसमें जो बचा हुआ चार्ज है, इसमें जो बचा हुआ चार्ज है वो सिर्फ q का होगा क्या। समय को नहीं समझ में आया कुछ भी, पहला काम आपको यही करना है, -2q के कारण इसके अंदर में आ गया +2q। अगर इसके अंदर में +2q आया तो इसके बाहर में कितना आ जाएगा q। अब बाहर में q आ गया, कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। फिर से मान लेते हैं इसको शेल 1 शेल 2 और ये कैविटी वाला चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, शेल 1 और शेल 2 के कारण क्या होगा, 0 होगा। शेल 1 और शेल 2 के कारण 0 होगा। पॉइंट ए पर जो फील्ड होगा वो सिर्फ कैविटी के अंदर जो चार्ज है उसके कारण है, तो हो जाएगा माइनस में k 2q अपॉन r a का स्क्वायर। ए पॉइंट पर फील्ड लिख दिया, इससे बहुत ही आसान है, एक बार समझ में आ गया तो बस लिख देना वाली सर जी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो बी वाले पॉइंट पे, इसके लिए अगर मैं लिखता बी वाले पॉइंट पर 0 आना चाहिए क्या, बिना कैलकुलेट किए लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि जहां पर कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है वहां पर तो फील्ड क्या आना है, 0 आना है, बिना कैलकुलेट किए 0 लिख देंगे। सी पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, सी पॉइंट पर अगर मैं बात करूं
तो देखो ये -2q के कारण जितना यहाँ पर होता है और ये +2q के कारण उतना ही वहां पे होता है, -2q वाला और +2q वाला क्या करेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो भी आउटसाइड चार्ज है, जो भी आउटसाइड चार्ज है उसी के कारण पॉइंट सी पर फील्ड आएगा ना। तो आउटसाइड चार्ज के कारण अगर आप पॉइंट सी पर फील्ड लिखोगे तो आउटसाइड चार्ज कितना है, q का, कितने सेपरेशन पे कैलकुलेट कर रहे हैं, rc के सेपरेशन पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी कितना आ जाएगा, kqrc²। समय को नहीं समझ में आया, एक बार वापस से बता रहा हूं, लिखूंगा नहीं बार बार, आपको यही समझना पड़ेगा। -2q के कारण a पर कैलकुलेट करो। देखो ये जो +2q है उसके कारण a पर कुछ नहीं होगा और ये +q जो बाहर में उसके कारण भी a पॉइंट पर कुछ नहीं होगा। क्यों, कंडक्टर के अंदर वाले जो पॉइंट्स हैं उसमें कंडक्टर के चार्ज के कारण, कंडक्टर के सरफेस के चार्ज के कारण कोई फील्ड नहीं होता। तो S1 पे जो चार्ज है उसके कारण a पे फील्ड 0, S2 पे जो चार्ज है उसके कारण पॉइंट a पर 0। किसके कारण होगा, -2q जो चार्ज है उसके कारण पॉइंट a पर आपको फील्ड मिलेगा। तो कितना मिलेगा, -k2q/r²। माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि फील्ड इस डायरेक्शन में, इसमें माइनस लग रहा है, ठीक है। डी पर तो बिना सोचे समझे 0 लिख देंगे। क्यों 0 लिख दे रहे हैं यहाँ पर, जहां पर भी कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है वहां पर तो फील्ड हो ही नहीं सकता। तो बी पॉइंट पर तो बिना सोचे समझे 0 लिख दिया। सी पॉइंट पर अगर बात किया जाए तो सी पॉइंट आउटसाइड पॉइंट है। अब आउटसाइड पॉइंट के लिए, इसके लिए अगर मैं कैलकुलेट करता बाहर वाले सरफेस के लिए, Q चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बिकॉज ऑफ दिस Q चार्ज ये आउटसाइड पॉइंट हो गया। आउटसाइड पॉइंट जो होता है, आउटसाइड पॉइंट के लिए कंडक्टिंग स्फीयर को पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर सकते हैं जो उसके सेंटर पर रखा है। तो Q के कारण C पर कैलकुलेट करोगे तो kq/rc² आ जाएगा। फिर ये +2q के कारण जब कैलकुलेट करोगे और ये -2q जो सेंटर वाला चार्ज है, कैविटी वाला, उसके कारण कैलकुलेट करोगे, +2q के लिए कितना हो जाएगा, मैं लिख देता हूं, +2q जो चार्ज है उसके कारण भी हो जाएगा k2q/rb² और सॉरी rc² हुआ ना, कैविटी सेंटर में रख दिया और जो कैविटी के चार्ज है उसके कारण भी क्या लिख देंगे, -k2q/rc²। ये टर्म कैंसिल हो जाएगा तो वो आंसर हो जाएगा। सर मेरे को नहीं समझ में आया सर, एक एक करके ध्यान से देखना है। अब ये जो क्वेश्चन था उसमें मैंने क्या बताया आपको, फील्ड कैलकुलेट करने के लिए बताया है। अगर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना आ जाए ना तो आपसे पोटेंशियल भी पूछ सकते हैं। मान लो इसी में क्वेश्चन पूछते, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ए बी एंड सी। इसी में क्वेश्चन क्या पूछेंगे, फाइंड द पोटेंशियल at point A, B and C। A, B and C पर क्या करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब A, B और C पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं A पॉइंट पर, पोटेंशियल एट A। फिर से क्या करेंगे, जितने तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सबके कारण पोटेंशियल कैलकुलेट करके प्लस माइनस के साथ ऐड कर देंगे। बात समझ में आ रहा है। देखो पॉइंट ए पर अगर मैं लिखूं, पॉइंट ए पर -2q के कारण पोटेंशियल, -2q के, यहाँ पे इसके कैविटी में -2q का चार्ज रखा है सेंटर पर, -2q के कारण पॉइंट ए पर अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करूं तो -2q क्या है, ये तो सर एक पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज से किसी भी सेपरेशन पे पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, तो kq/r लिखते हैं क्या, माइनस में k2q/ra। ये माइनस क्यों आ रहा है, अगर पोटेंशियल लिखते हैं तो चार्जेस को उसको पोलैरिटी के साथ रखना है। इससे पहले वाले में जब फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां पे वेक्टर एडिशन के कारण प्लस माइनस लिखा था। यहाँ पे ये प्लस माइनस क्यों लिख पा रहे हैं, प्लस माइनस लिख रहे हैं क्योंकि जब भी पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता है, स्केलर क्वांटिटी फाइंड आउट करना होता है तो अपने को क्या करना है, चार्जेस को उसके नेचर के साथ रखना होता है। तो -k2q/ra लिख दिया। अच्छा, फिर अब ये बाहर ये जो 2q का जो इनर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसके कारण पोटेंशियल लिखते हैं। इनसाइड वाले पॉइंट पर कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है क्या, कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। अब अगर कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इस +2q के कारण अगर मुझे पॉइंट ए पर पोटेंशियल लिखना होता तो +2q के कारण जो सरफेस पे पोटेंशियल होता वही इनसाइड वाले पॉइंट पर भी होता है क्या, सिर्फ +2q के कारण अगर मैं पॉइंट ए पर पोटेंशियल लिखूं तो ऐसा लिखूंगा क्या, k 2q अपॉन,
इसका रेडियस कितना बताया था, r1 बताया था, k2q अपॉन r1। सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ मैंने आपको पहले बताया है। शेल वाले क्वेश्चन, जब कंडक्टिंग स्फीयर वाले क्वेश्चन कराए थे, इनसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट, सरफेस वाले पॉइंट, सब पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना सिखाया था क्या? अब अगर मैं सिर्फ S2 वाले शेल को देखूं, अगर मैं S2 वाले शेल को देखूं तो S2 वाले शेल के लिए क्या हो गया, इनसाइड का पॉइंट हो गया। अब मुझे पता है कि कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो होता है कांस्टेंट। अगर कंडक्टर के अंदर का पोटेंशियल कांस्टेंट है, इसका मतलब पॉइंट A पर जब मैं पोटेंशियल लिखूंगा तो k2q टाइम्स ऑफ r1 हो जाएगा क्या, k2q टाइम्स ऑफ r1 क्या था, इसका रेडियस था। अच्छा, फिर अगर मैं S1 वाले के बाहर का जो शेल है उसके कारण पॉइंट A पर कैलकुलेट करता तो फिर से इनसाइड पॉइंट आ गया। कंडक्टर के इनसाइड वाला जो पॉइंट होता है उसका पोटेंशियल क्या रखना होता है, कांस्टेंट रखना होता है। तो अगर मैं S1 वाले के कारण पॉइंट A पर पोटेंशियल लिखूंगा तो इसका रेडियस क्या बताएगा, R2 बताया था क्या। S1 वाले शेल के कारण पॉइंट A पर अगर पोटेंशियल लिखना होता, कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो सिर्फ S1 वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अगर आपको पॉइंट A पर पोटेंशियल लिखना होता तो क्या लिखते हैं, चार्ज कितना है यहाँ पर, KQ अपॉन R2 लिखते हैं क्या प्लस में। सर नहीं आया समझ में सर, याद क्या क्या रखना है, जितने भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सबके कारण पोटेंशियल लिख रहे हैं, जितने भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सबके कारण पोटेंशियल लिखो। फिर अगर कंडक्टर के सरफेस के अंदर का कोई पॉइंट है तो कंडक्टर के सरफेस के अंदर का जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, बात समझ में आ रहा है। और वो जितना सरफेस पे वैल्यू होता उतना इनसाइड किसी पॉइंट पर होता है। तो मैंने जब इसके लिए लिखा, S2 के लिए लिखा, तो S2 के लिए कितना हो गया, इनसाइड वाले पॉइंट पर लिख रहे हैं, तो जो इसके सरफेस पे होता वही A पॉइंट पर भी होता, सिर्फ इस S2 के कारण। तो सिर्फ S2 के कारण कितना बन रहा है, k2q अपॉन r1, सिर्फ S1 के कारण कितना बना, kq अपॉन r2। इसको सिंपलीफाई करने पे जो भी आएगा वो अपना आंसर होगा। मान लो मैं बोलता कि अब मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है पॉइंट B पर, फिर से जितने सरफेसेस हैं, जितने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सबके कारण पोटेंशियल अलग अलग से लिख दो, आंसर आ जाएगा। अगर मुझे P पॉइंट पर कैलकुलेट करना है -2q के, ये -2q तो पॉइंट चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज है RB दूरी पर, पॉइंट चार्ज RB दूरी पर है तो पोटेंशियल क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ k2q अपॉन RB। B पॉइंट पर अगर पोटेंशियल लिखना है तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ k2q अपॉन RB, किसके कारण, सिर्फ इस कैविटी वाले चार्ज के कारण। अच्छा, ये प्लस 2q चार्ज जो इनर सरफेस में है उसके लिए आउटसाइड पॉइंट है क्या, आउटसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल लिखने के लिए ये जो स्फीयर है उसको एक पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर सकते हो जो उसके सेंटर पे रखा होगा। तो पॉइंट चार्ज से जब आप रिप्लेस कर दोगे तो कितना लिखोगे, यहां से यहां की दूरी RB है तो प्लस में 2q और सेपरेशन कितना हो गया RB, हाँ आ गया ना। अच्छा, फिर से B पॉइंट के लिए इनसाइड का पॉइंट हो गया क्या, B पॉइंट के लिए इनसाइड का पॉइंट हो गया। B पॉइंट के लिए अगर ये सॉरी S1 वाले सरफेस के लिए B पॉइंट इनसाइड का पॉइंट हो गया। अब जो सरफेस के S1 के सरफेस पे पोटेंशियल होता वही B पॉइंट पर भी होता ना, तो S1 के सरफेस पे पोटेंशियल क्या लिखेंगे, KQ अपॉन इसका रेडियस R2। जहां पर फील्ड 0 होता है वहां का पोटेंशियल कांस्टेंट होता है क्या, अभी देखो कांस्टेंट है या नहीं, माइनस में 2kq अपॉन RB प्लस में 2kq अपॉन RB, ये दोनों गायब हो जाएगा क्या। तो पोटेंशियल एट B का वैल्यू आ रहा है kq अपॉन R2, कांस्टेंट है क्या, ये पोटेंशियल एट B का वैल्यू आ रहा है kq अपॉन R2, कांस्टेंट है क्या, हां सर कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, R2 भी कांस्टेंट है ना। हर कुछ अगर कांस्टेंट है मतलब पोटेंशियल एट B कांस्टेंट आ गया। पोटेंशियल एट B कांस्टेंट आ रहा है मतलब जो कुछ पहले कभी सीखा था वो सही होता हुआ दिख रहा है क्या। हमने तो ये पढ़ा है ना कि जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है वो इक्विपोटेंशियल रीजन होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ पर कहीं पर भी तुम पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे आपको पोटेंशियल सेम मिलेगा। क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन क्या पूछते हैं, यहाँ से धुआं के चार्ज को यहाँ पे लाके रख दिया, वर्क डन बताओ। अरे भाई साहब जो पोटेंशियल यहाँ पे है वही पोटेंशियल यहाँ पर है, तो वर्क डन क्या बनेगा, डेल्टा Q 0, सो डेल्टा V 0, तो वर्क डन भी 0। A पॉइंट पर कैलकुलेट कर दिया, B पॉइंट पर कैलकुलेट कर दिया, C पॉइंट पर बात करते हैं।
पूरा कंसेप्चुअल है। अगर तुमको स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का सारा लेक्चर अगर तुमको अच्छे से आता होगा, याद होगा अच्छे से सारे लेक्चर्स, तो तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर नहीं याद है तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। दुनिया में कितना दम है, तुम्हारा दम भी कितना कम है, तुम्हारा दम भी कितना कम है। अब मान लो मुझे P कैलकुलेट करना है, सॉरी पोटेंशियल कैलकुलेट करना है पॉइंट C पर। पॉइंट C पर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। -2q चार्ज के लिए ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से RC सेपरेशन पे पोटेंशियल लिखना है। तो माइनस में K 2q अपॉन RC लिख दिया मैंने, ठीक है। ये S2 वाले सरफेस के लिए, S2 वाले सरफेस के लिए आउटसाइड पॉइंट हो गया ना। S2 वाले सरफेस पे अगर ये आउटसाइड पॉइंट है तो इसको पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर दो जो उसके सेंटर पे रखा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस में 2q अपॉन RC। और S1 वाले सरफेस के लिए आउटसाइड पॉइंट है, S1 वाले सरफेस के लिए अगर ये आउटसाइड पॉइंट है तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस में KQ अपॉन RC। ये दोनों गायब कर देंगे तो BC का वैल्यू कितना आ जाएगा, KQ अपॉन RC। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अभी अपने को और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में देखेंगे। आज के इतना ही रहने देते हैं। याद क्या रखना है बस, कैविटी वाले प्रॉब्लम नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में फिर भी थोड़े कैलकुलेटिव है। कंडक्टिंग स्फीयर में जो कैविटी वाले प्रॉब्लम है ना वो प्योर कंसेप्चुअल है। एक बार कंसेप्ट सीख जाओ, कंसेप्ट सीख जाओ तो फिर बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्या करते हैं, वो आपको एक कैविटी काट के दे देंगे, वो देंगे कि कैविटी के अंदर भी इतना चार्ज दे दिया, कैविटी के बाहर भी कुछ चार्ज दे दिया। पहला काम क्या करो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जिस भी पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करना हो, जिस भी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, वहां पर क्या करो, कंसेप्ट यूज करो और पोटेंशियल कैलकुलेट कर लो, ठीक है। जितना जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सबके कारण पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, सबको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ या ना? इतना ही रहने देते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है तो समझना भी है और याद भी कर लेना है। प्लीज लेक्चर देखो, एंड वाले लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेक्चर कल वाले लेक्चर में 50 भी आए थे शायद, सुबह तक मैंने देखा था। मतलब 2 सेक्शन मिला के लोग कितने देख रहे हैं, 50 लोग देख रहे हैं। शानदार, अलग लेवल पे खेल रहे हो, तुमको बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जान के। पढ़ना है पढ़ो, तो फिर पता नहीं क्या करोगे।